अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात की। इस हवाले से उन्होंने कहा कि रावी एक बार फिर दरिया बनेगा। उनका फोकस जो है ओवरऑल या फिर डैम्स के ऊपर हो, पानी के ऊपर हो, काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पिछली कुछ गवर्नमेंट्स जितनी कंसेक्यूटिवली या लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें गुजरी हैं, तो उसमें पानी के ऊपर फोकस नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली वाटर स्कैर्सिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत अलार्मिंग सब्जेक्ट है। दुनिया में पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में आता है जहाँ पे पानी की किल्लत जो है सीरियसली एड्रेस होने की ज़रूरत है। ये एक बहुत आम मसला है, इसके ऊपर पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। साथ ही साथ कुछ मेन इश्यूज़ या कोर इश्यूज़ जिसके ऊपर अगर हम ओवरऑल देखें कि फोकस क्या डैम्स के ऊपर पाकिस्तान का रहा या नहीं रहा। पाकिस्तान में डैम्स एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन के रह गए हैं। अब हमें ये लगता है कि अपोजिशन जमातें भी कहती हैं कि कुछ स्पेसिफिक डैम्स जो हैं वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन ओवरऑल डैम्स के ऊपर बात करना इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ डैम्स है वो काफ़ी कम है, स्टोरेज टैंक्स का काफ़ी जो नंबर है वो कम है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं वो जो ओवरऑल इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया ने हमें हर दफ़ा जब भी हमारी कोई टेंशन हुई है हमें पानी से धमकाने की कोशिश किया। आखिर क्यों भारत हमें पानी से धमकाने की कोशिश करता है? वाटर स्टोरेज की क्या डेफिनेशन थी? क्या जो हमने ड्राफ्टिंग की थी वो क्लियर थी? वहाँ पर हमें क्लैरिटी थी या नहीं थी? हमारी तरफ से जो ओवरऑल ड्राफ्ट बनाया गया था उस पर हम लोग क्लियर थे या नहीं थे? आखिर क्या वजूहात थी? क्या हमने इन कई सालों में काम किया पानी के ऊपर? और पानी से मल्टीपल क्या क्या काम हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज टैंक्स के अलावा? इसके ऊपर बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो मुल्क में हमें दिखाई दे रही है पुलिस के हवाले से। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात करते हुए ये भी कहा कि लाहौर में जो है पुलिस निचले हिस्से के ऊपर माफियाज के साथ मिली हुई है, कब्जा ग्रुप्स के साथ मिली हुई, इन्होंने ये निशानदेही की। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने एक बार फिर कहा है कि वो करप्ट नहीं है। दूसरी तरफ एक बार फिर उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि उन्होंने किसी तरह लोगों को एक बार फिर हौसला दिलाने की कोशिश की है, क्योंकि उनको भी यकीन हो गया है लगभग 2 साल में इतनी डेवलपमेंट ना हो सकी जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सलमान रहमान साहब, तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शाहिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सलमान रहमान साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने क्या कहते हैं इन्वाइट किया। मेरा ख्याल है रावी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए, जिससे जो बेसिकली जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसको बेहतर तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो है बड़े शहरों की तादाद बहुत कम है और सारे जो बड़े शहर हैं उनमें आबादी का मुसलसल रूरल एरियाज़ से जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ आबादी का फ़्लो बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नए शहर बसाए जाएँ। नए शहर जब बसाएंगे आप तो फिर उससे आपके रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको भी तक़वियत मिलती है, आपका जो लोड है जो वो पुराने जो शहर हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनके ऊपर जो लोड है वो भी इसके ऊपर कम होगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी देने की ज़रूरत है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन के किन मराइल में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, इसकी टाइमलाइंस क्या हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है रावी रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नहीं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें या पिछली हुकूमतों की बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम के ऊपर उनका फोकस नहीं था। देखिए, ये रावी प्रोजेक्ट जो है इसमें एक चीज़ का और बड़ा ख्याल रखा गया है कि जो लाहौर की जो वाटर बेल्ट है जो बहुत नीचे चली गई है उसको किस तरह से जो है रीइंफोर्स किया जाए। तो यहाँ पे एक सिटी को डेवलप करने के साथ साथ एक छोटा डैम भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए जो रावी के साथ मुख्तलिफ दूसरे शहर आबाद हैं उनके साथ। सलमान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो ये जुमला उसके ऊपर अगर हम फोकस करें कि रावी एक बार फिर दरिया बनेगा, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि क्या सिचुएशन हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखें ना, पानी की शॉर्टेज तो पाकिस्तान में आपके सामने ही है कि कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ पानी की पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं हो। आपकी जो एग्रीकल्चर है वो देखें तबाह हो रही है। क्यों तबाह हो रही है? क्योंकि हमने पिछले 70 सालों में डैम्स बनाए ही नहीं, डेवलप ही नहीं किए, या अगर डैम्स के ऊपर काम करने भी गए तो उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई
कि उसके ऊपर वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी पिछली हुकूमतें, वो कि जिसके तहत जो है कोई वाटर पॉलिसी दी जाती। कोई पाकिस्तान में मुस्तकिल एक फ्यूचर के लिए वाटर पॉलिसी डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर डैम्स भी शामिल हो, जिसके अंदर कैनाल्स भी शामिल हो, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को किस तरह कल्टीवेट करना है वो शामिल हो। तो इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। रावी जो प्रोजेक्ट अच्छा, एक और जी आप ये मुकम्मल कर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इन द सेंस कि इसमें जो है रावी जो रिवर है इसकी रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान में अनाउंस होने चाहिए और इनके ऊपर लगने चाहिए। ठीक है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखते हुए ये बात भी इस हवाले से करें कि अगर आपने जैसे खुद ही कहा अपनी गुफ्तगू में कि कंसेंसस हम डेवलप नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, क्या ये लैक ऑफ एजुकेशन था, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, या इसमें जो दोनों जमातें थी वो जो भी उस वक्त अपोजिशन हुकूमत हुआ करती थी उन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी विल नहीं थी कि किसी भी काम को वो कर सके? क्या वजूहात थी? नहीं, देखिए इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि सूबों के दरमियान कंसेंसस, एक नेशनल पार्टी का ना होना, एक बहुत 1970 के बाद कोई भी ऐसी पार्टी डेवलप नहीं हुई, 70 की दिहाई के बाद कोई ऐसी पार्टी डेवलप नहीं हुई जो चारों सूबों में हुकूमत बना सके और चारों सूबों से जो है वोट ले सके। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में रही वो नॉर्मली डिवाइड रही, मतलब सिंध में एक पार्टी की हुकूमत रही, पंजाब में दूसरी पार्टी की हुकूमत रही, नेशनल फेडरल हुकूमत किसी की रही, प्रोविंशियल हुकूमतें जो है दूसरी पार्टीज की रही। तो इस वजह से भी कंसेंसस जो है दिस डजंट मेक सेंस ना सलमान। अगर हर प्रोविंस को इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के उसमें अपनी काम तो कर सकते थे। वो देखिए ये बेसिक पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुकूमतें तवज्जो नहीं देती और जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं ताकि वो उनको बाद में सुनो कैश कर सके। हाँ, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो सारी पॉलिटिक्स वोट के इर्द गिर्द होती है। ठीक है, शाहिद खान साहब आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल गुफ्तगू की, इस पर आपको क्या कहना है? बहुत शुक्रिया रीना साहिबा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो न्यूज़ का। देखिए मेरे भाई सलमान साहब ने बिल्कुल सही बात की, उसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूँ। पिछली हुकूमतों ने ये काम इसलिए नहीं किए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर काम अगर नियत ठीक हो तो ये काम हो सकता है, दारोमदार नहीं हो तो जी बिल्कुल। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, इससे पहले 5 साल पहले हम सिर्फ ओनली एक सूबे में हुकूमत थी। आप कह रही है ना, अभी भाई कह रहे थे कि एक हुकूमत में एक सूबे में हुकूमत मिल जाती है या 2 में मिल जाती है तो फिर इसलिए ये काम नहीं होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले एक सूबे में हमारी हुकूमत थी पिछले 5 साल में और हमने वो डिलीवर्स किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम छोटे छोटे डैम्स भी वहाँ बने और वहाँ पे जो डिलीवर हमने पहले सेहत कार्ड जो थे वो सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए और अभी पूरे KPK में दिए, यानी कि वो सूबा जो बम धमाकों वाला सूबा था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अमन आ गया है। मैं आता हूँ इस तरह बड़े शहर पे, जिस तरह आपने सवाल किया रावी शहर का, इस तरह शहर बनने चाहिए। ये पहले ऐसे काम होते थे पिछली हुकूमतों में कि वो सिर्फ और सिर्फ वो काम करते थे, रोड बनाना जो नज़र आना चाहिए, जिसमें वोट मिलते थे और जिसमें ज़्यादा कमीशन मिलता है, वो काम करवाते थे पिछली हुकूमतें। और अक्सर यही होता है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से जो है ना वो काम नाली बनवाना, रोड बनवाना, ईंटें बनवाना, इस किस्म के काम होते थे। ना किसी ने सेहत पे तवज्जो दी, ना किसी ने पानी पे तवज्जो दी। पिछले 50-70 साल से हमें इंडिया जो है ना धमका रहा है डैमों के नाम पे। क्यों डैम नहीं बना? एक डैम था कालाबाग डैम, उसको मुतनाज़िया बना के हम में ही कोई गद्दार लोग हैं जो कि उनको वरगलाते थे कि ठीक है। एक और यहाँ पे बात वज़ीर आज़म साहब ने कहा, जो तकरीब में खिताब करते उन्होंने सिंध के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सिंध में लोग जो है वो गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब ये रावी प्रोजेक्ट से जो है बीमारियां नहीं फैलेंगी, लोग साफ पानी पिएंगे, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। पूरे हमारे मुल्क में पूरे पानी की शार्टेज है। यहाँ सिंध के अंदर K4 मंसूबा हमने कब शुरू किया था, अभी जाके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन उसका मसाइल कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। वहाँ मेगा शहर जो बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे लोग रोज़गार भी मिलेंगे और जितने शहर मैं कहता हूँ ऐसे और शहर जो है ना, हमारी कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि जितनी मज़ीद शहर बन सके बना सके। आप देख ले, एक ठेकेदार जो कि बहरिया टाउन की मैं सिर्फ बात करूँगा, जो कराची में है या पंजाब या पिंडी में, वो एक जगह बना के सस्ती दामों लेके वहाँ उसको बनाता है। वहाँ क्या करता है, सिर्फ सहूलियात देता है, बिजली की,
पानी की, वहाँ लोग महंगे दाम में, वो जाके कराची से देख ले कितने बार दूर, कितनी दूर उन्होंने जो है ना ये अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, लेकिन वहाँ लोग बजाय रश के, बजाय ये लियारी हमारे और जहाँ गंदगियाँ हैं इससे की बजाय वहाँ लोग जाने को अरबों रुपए, करोड़ रुपए बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ है। इस तरह शहर मजीद बनने चाहिए। नहीं, यहाँ तो हम हुकूमत की तरफ पानी से। की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे पानी के शहर मसाइल की बात हो कर रहे हैं रहा जी। हूँ। मैं शहर की तरफ जी। की बात कर रहा हूँ कि जी। जिस तरह उसने छोटा शहर ही समझ जी। लेना कि उन्होंने जाके बेरिया टाउन का जो छोटा शहर बनाया, फैसिलिटीज दी है, इस तरह इमरान खान ने भी जो है ना, ये वो रावी शहर की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह मजीद शहर बनने चाहिए और हमारा इरादा है तहरीक इंसाफ के कि मजीद शहर बने। ठीक है। इस ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें, पानी के ऊपर जो एक इसमें एक प्रोडक्टिविटी है हम देख रहे हैं पानी के हवाले से, क्या आपको लगता है मजीद और सूबों में भी इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट आ सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इस तरह कभी सोच, ये पहली बार हुआ है। ये जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले दिन से जो अपोजिशन है, मादरत के साथ, ये हमारे मुल्क में असल के हर चीज़ पे सियासत होती है। पहले दिन से आज जा रही है, कल जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है। हमारी बिल्कुल, हम अपनी जो पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन हो चुका है। इतने बड़े बड़े सानियात कभी भी नहीं आए। कोरोना जिसने पूरी दुनिया ने जो है ना कोरोना को लपेट में लिया और उसकी मीशत को तबाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कल मैं एक रिपोर्ट दे रहा था, आलमी मीडिया की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की मीशत संभल गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबी है। ये शहर भी माशाल्लाह बनेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलेंगे और मज़ीद भी हम इंशाल्लाह इस तरीके से तमाम सूबों में मज़ीद शहर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें बात, अगर हम इस तरह जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पानी के ऊपर फोकस हो, पानी की बात हो, जिसमें उसकी अगर हम ओवरऑल उसके ऊपर एक लाइट या रोशनी उसके ऊपर डालते हैं हम, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या मज़ीद अब कंट्रोवर्सी बनेगी? क्या कोई अपोजिशन जमात में से उठकर इस पर फिर कोई क्रिटिसिज्म करेगा? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि अपोजिशन हमेशा वही किरदार अदा करती है। हालांकि ये हुकूमत वो नहीं है, ये तो हम तो वो काम कर रहे हैं जो कि जिसको पाकिस्तानी अवाम के जहन मानती है, अवाम चाहती है कि ये काम हो, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने मुखालिफ ही वही काम करना हो। चाहे आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर हम लोग सफ़ेद को सफ़ेद कहते हैं ना, ये कहते हैं ना जी सफ़ेद काला ही है, तो इनका काम जो है अपोजिशन का हमेशा हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे तैयार करना, जिस तरह अभी आजकल माशाल्लाह से तमाम पार्टीज कर रही है। बड़ी मनफी सोच रखे, अगर कोई अच्छा काम करे तो आप उनका साथ दें, आपका मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया के नक्शे में दुनिया देखेगी वाकई यहाँ पाकिस्तान, आज दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान की मीशत संभल गई, पाकिस्तान अच्छे काम करने जा रहा है, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। दुनिया कोरोना के नाम पे दुनिया परेशान थी और पाकिस्तान की तारीफ हुई कि बेहतरीन पॉलिसियाँ जो है ना ये पेश की, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन है कि वो मनफी सोच रखती है उनका। ठीक है। सलमान रहमान साहब, कालाबाग डैम की मुखालफत के ऊपर अगर हम बात करें तो हमेशा हमने इस प्रोजेक्ट में मुखालफत ही देखी है। मुखालफत के साथ साथ अब इस मसले के ऊपर CCI में जो है बात होगी, क्या ये हल तलब होगा? देखिए, कालाबाग डैम जो है एक देरीना मसला है पाकिस्तान में, और बार बार हमें, क्योंकि कालाबाग डैम के ऊपर दो सूबों की सीरियस रिजर्वेशन है, ऑल्दो उनकी जो रिजर्वेशन की नौयत है वो दोनों सूबों की डिफरेंट है, लेकिन जब तक आपका कंसेंसस डेवलप नहीं होता, कालाबाग डैम इज़ नॉट डूएबल प्रोजेक्ट। तो बेहतर ये है कि हम तो कालाबाग को फोकस करने के बजाय अगर हम मज़ीद छोटे और बड़े डैम, कालाबाग के अलावा भी बहुत सारे डैम्स की फिजिबिलिटी है। कालाबाग डैम आज से 50 साल 60 साल पहले डिज़ाइन हुआ था, उसके बाद दुनिया चेंज हो गई, उसके बाद टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, उसके बाद अब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया में अवेलेबल हैं कि आप कालाबाग को, यानी आप कह रहे हैं वो आउटडेटेड है? देखें, वो एक आउटडेटेड प्रोजेक्ट हो गया है, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। पिछले 50 साल से हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि कालाबाग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इससे बेहतर ये है कि हम जो है नए डैमों की तरफ जाएं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके पानी के ऊपर एक वाज़े नेशनल पॉलिसी, सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की ना कि पानी के ऊपर वाज़े नेशनल पॉलिसी डिफाइन की जाए, नेशनल पॉलिसी जिसमें कंसेंसस, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बैठाया जाए और एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। एक पॉलिसी हुकूमत जो है वो लेके आए और एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसके ऊपर डिनाई करना किसी भी स्टेक होल्डर के लिए पॉसिबल ना हो।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल वाटर क्राइसिस के हवाले से। मैंने अपने इंट्रो में इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा मुआहदा जो कि दो ममालिक के दरमियान हुआ हिंदुस्तान के डिवाइड होने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी टेंशन होती है, चाहे वो कोई माइनर टेंशन ही क्यों ना हो, भारत अपने नीचपन के ऊपर उतर आता है और पाकिस्तान को धमकियाँ देता है पानी के हवाले से और हमेशा हमारे पानी को कंट्रोल करने की बात करता है। यहाँ पे एक अहम सवाल जो है वो आता है, वो ये है कि क्या हमने पानी के हवाले से काम किया या नहीं किया, क्यों हमारे पास जो है अब भी लूप होल्स मौजूद हैं। इसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज। उन्होंने बात की जब रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसमें ये बातें जो है सामने आई कि सूनर और लेटर हम इस सिचुएशन के ऊपर आ चुके हैं कि पानी के ऊपर हमने काम करना है और अब हो चुका है। डैम्स की बनने की बात भी हो रही है। रिसेंटली बजट में हमने देखा वो एलोकेशन भी हुई, अब रावी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। मजीद इसके ऊपर आप क्या ऐड करना चाहेंगे, फिर आगे टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं। देखिए, खान साहब की ये बात अच्छी है कि इनकी दो जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं। एक पॉलिसी जो एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर इन्होंने खान साहब ने पॉलिसी बनाई, जिसमें जो ग्लेशियर्स हैं उनको पिघलने से बचाने के लिए जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके लिए जो बिलियन ट्रीज का जो प्रोजेक्ट खान साहब लेके आए और उसके ख़ास तवज्जो के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए आने वाली नस्लों के लिए प्रोजेक्ट है। एक ये प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि पानी के ऊपर भी खान साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि नेशनल कंसेंसस डेवलप करके एक नेशनल वाटर पॉलिसी डेवलप की जाए जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस है। तमाम तो स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस बहुत लाजमी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया कॉल पर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर गुलाम, हम बात करें इस वक्त वाटर स्कैर्सिटी इशू के ऊपर और हमने प्रोग्राम में डिटेल में जो है रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात की, जो कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले तो जो वाटर इशू है उसके लिए, जैसे पहले भाई वाले फरमा रहे थे, इसके लिए नेशनल कंसेंसस की जो है वो बहुत ज़रूरत है। पूरे जो इसको जो है वो हमें पॉलिटिकल और जो है वो प्रोविंशियल इन चीज़ों से हट के जो है वो इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक बात अभी मैंने सुनी हो रही थी कि कालाबाग डैम जो है वो एक वो मरा हुआ घोड़ा है और उस पर यानी बात करना भी तक मेरे ख्याल में वो कोई वो नहीं, क्योंकि उस पर दो जो मेजर प्रोविंसेस हैं केपीके और सिंध, उसको बहुत ज्यादा रिजर्वेशन। लेकिन डॉक्टर गुलाम, यहाँ पे सीसीआई में इस पर जो है बात करने की जो है हम इस पर बात सुन रहे हैं कि बात होगी, क्या ये हल तलब होगा या नहीं। जब आप खुद कह रहे हैं कि मरा हुआ घोड़ा है, यहाँ पे सलमान साहब भी कह रहे हैं कि ये 50 साल पुराना एक जो है ओवरऑल स्केच खींचा हुआ है, अब जो है डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुकी हैं, तो फिर सीसीआई में इसके ऊपर क्या बात होगी? हर 5 से 10 साल बाद जो है वो ये एक इशू है जिसको जो है वो छोड़ा जाता है और फिर हमें उन चीज जो नॉन कंट्रोवर्शियल चीजें हमें उन पे बात करनी चाहिए। पहले जो है वो हम नॉन कंट्रोवर्शियल चीजें जो है वो डिस्कस करें, फिर जो है वो आप कंट्रोवर्शियल लास्ट में उसको देखें, क्योंकि जिन चीजों पे इख्तलाफात नहीं है पहले उनको तो करें। ठीक है। अगर अब नियत की सफाई और इन चीजों की बात है तो पहले हमें नॉन कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। कराची के हवाले से या ओवरऑल सिंध के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या हमने डैम्स बनाए जितने हमें बनाने चाहिए थे, या डैम्स नहीं है हमारे पास? इंडस वाटर की सिचुएशन हमारे पास क्या है? दरिया सूखता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो अलविना हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है पहले उसको फेयर करना पड़ेगा। जो सबसे मेजर सिंध का और रिजर्वेशन, जो सिंध की इस वक्त मेजर रिजर्वेशन है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसको जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी के हिसाब से नहीं दिया जा रहा। बाकी रहा सवाल जो है वो डैम्स का, तो यहाँ पे सिंध में डैम्स अभी थर में एक बहुत अच्छी डैम बना है वाटर रिजर्वेशन के लिए, लेकिन मसला ये है कि आपको सूबों को और जो स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर ये मैटर सॉल्व होगा। क्योंकि ये पानी का इशू जो है वो कोई प्रोविंशियल या कोई रीजनल इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क का इशू है। ठीक है। डॉक्टर गुलाम, वफाकी काबीना की दोहरी शरीयत वालों को इलेक्शन लड़ने का जो है हक देने की मंजूरी के हवाले से अमल दरामद की बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इस पे ये है कि जो सैकड़ों यूटर्न हैं खान साहब के, ये उनमें से एक जो है वो यूटर्न है, और ये जो अपने एटीएम्स हैं उनको जो है वो रखने के लिए अपने साथ कैबिनेट में और हर जगह ये है। और तो कोई, क्योंकि आप जो है वो पास में जाएं और खान साहब के बयान दोहरी शरीयत के हवाले से सुने
तो आपको जो है वो पता चल जाएगा खान साहब की पहले जो क्या स्टेटमेंट थी और अब क्या स्टेटमेंट है। अच्छा ठीक है डॉक्टर गुलाम, अगर आप इसके ऊपर ओवरऑल आप लोग की इस पे क्या परसेप्शन है, क्या ये एक अच्छा इकदाम होगा? यू टर्न को इस वक्त साइड पर रख दीजिए, लेट्स अज्यूम कि क्या ये अच्छा इकदाम होगा या अच्छा नहीं होगा? मसला ये कि जब पीपल्स पार्टी या नून लीग के जो है वो जमाने में ये बात थी तो ये बुरा इकदाम था, और अब जो है वो ये अच्छा इकदाम है। तो हमें जो है ना पहले तो लाइन एक लेनी पड़ेगी और जो है वो हमें अपना दीन ईमान एक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट में जो चीज़ जो है वो अच्छी है वो किसी और की गवर्नमेंट में वो चीज़ बुरी है। तो पहले तो हमें एक चीज़ पे जो है ना मुत्तफिक होना पड़ेगा। बाकी ये जो है दोहरी शोहरियत वालों को, जो मेरा पर्सनल व्यू, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है डॉक्टर गुलाम, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलरली एडवाइजर या फिर पाकिस्तानी लॉ की बात कर लेते हैं, तो फिर इसमें एडवाइजर्स तो कहीं पे पहले भी मना नहीं था कि अगर किसी की है डुअल नेशनलिटी उसके पास तो वो बेशक एडवाइजर हो सकता है गवर्नमेंट में। लेकिन अब यहाँ पे ओवरऑल इलेक्शन लड़ने की बात हो रही है, ये यहाँ पे प्रॉपर लेजिस्लेशन में चेंजेस की बात आ रही है। तो अब दोनों को कंपेयर करें आप, एक तरफ एडवाइजर्स का जो मामला था वो अनलॉफुल नहीं था, लेकिन क्रिटिसिज्म खान साहब का उसके ऊपर था कि बाहर के लोग हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको लगता है कि खान साहब की जो एक कंसर्न था वो इलेक्शन के हवाले से पर्टिकुलर था या फिर वो हर तरफ से था? मसला ये कि खान साहब जो है ना वो बयान दे देते हैं या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उनको उसकी रियलिटी का या कुछ पता नहीं होता। उनका सिर्फ जो है होता है कि किसी पे तनकीद करनी है। अब जैसे पास में खान साहब कहते हैं कि ये जो है वो डुअल नेशनल गलत है, ये है। तो अब उनके जो ATMs या उनके जो फेवरेट्स हैं वो उनको रखने के लिए, मसला ये है कि जो डुअल नेशनल है वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन जैसे अभी उन्होंने रखे हुए हैं पता नहीं कहाँ से हफीज शेख और इन सबको जो है वो बुला के इन्होंने इनकी देखे ना आप 80% जो है वो कैबिनेट, वो जो सारे एडवाइजर्स और वो सारे जो बाहर से बुलाए गए हैं। लेकिन तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी डॉक्टर गुलाम साहब, एडवाइजर्स तो ये एज पर द लॉ भी कुछ गलत नहीं है। एडवाइजर्स अगर हैं डुअल नेशनल वो इसलिए क्योंकि हो सकता है वो प्रोडक्टिविटी इनहांस करें आपकी कैबिनेट के अंदर। नहीं, प्रोडक्टिविटी इनहांस करने का कौन से जो सेक्टर में जो एडवाइजर्स रखे गए हैं, इनकी अपनी जो अभी सर्वे है उसमें जो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस रही है उसमें देखें ना आप, क्लाइमेट चेंज वो जरताज गुल साहिबा हैं या दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ही जो है वो अच्छी उनकी अपनी हिसाब से वो अच्छी काम कर रही हैं। जो इनकी अपने वो तो सारे जो है वो डूबे हुए हैं जो है वो उसमें करप्शन और इन चीजों में। ठीक है डॉक्टर गुलाम, अगर दोहरी शरीयत की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त साइड पर करके सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही जो आला क़यादत की बात कर लेते हैं, क्या उन लोगों के पास नहीं है दोहरी शरीयत? जिसके पास दोहरी शरीयत है वो इस वक्त नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। नहीं, लेकिन इस वक्त लीडरशिप में से किसी के पास दोहरी शरीयत नहीं है। किसी के पास नहीं है? नहीं। Are you saying this on record? किसी के पास दोहरी शरीयत नहीं है? मुराद शाह साहब के पास थी कनाडा की, उन्होंने पहले वो छोड़ी, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ी। और बिलावल साहब की ओवरऑल लाइफ स्पैन की अगर हम बात कर लें या फिर सबकी स्टडी के लिए और बीबी के साथ एग्जाइल में रहना अलग चीज है मैडम, और नेशनलिटी होना एक अलग चीज है। प्लीज डिफरेंशिएट करें दोनों अच्छा ठीक है, चलें लेट्स अज्यूम। लेकिन बाकी की जो आला क़यादत है उसमें तो काफी सारे नाम मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से? जो क़यादत में से लिडरशिप में से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वो नहीं जो है वो पार्लियामेंट में होते। ठीक है, चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो काफी सारे नाम पिछले कई सालों में सामने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब वो एक नून लीग का अपना जो है वो इशू है और वो उनको जो है वो देखना चाहिए। इस पे मेरा या किसी का उन पे तनकीद करना, एक पाकिस्तान का आइन बना हुआ है कि डुअल नेशनल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो जो है ना पीपल्स पार्टी से लड़ सकते हैं, ना PTI से लड़ सकते हैं, ना नून लीग से लड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर गुलाम, ओवरऑल इस इशू के ऊपर अगर हम देख लें तो क्या आपको लगता है कि ये सबका इसके ऊपर कंसेंसस होगा या नहीं होगा? अगर ये वफाकी काबीना से हो भी जाता है इशू रिजॉल्व या एड्रेस हो जाता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये पॉलिसी कैबिनेट में अनाउंस करने से पहले इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। पार्लियामेंट में इसको सबके साथ बैठ के एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना के सबको उस पे कंसेंसस ला के और फिर एक बिल पेश किया जाए। फिर जो है वो असल में इस हुकूमत का मसला ये है कि ये जो है ना किसी से बात नहीं करना चाहते, या ये ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो कोई चीज मुसलत कर देते हैं या जो कैबिनेट में डायरेक्ट ले जाते हैं।
आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें, उसका जो सबसे अच्छा फोरम है वो नेशनल असेंबली है, वहाँ पे सबके साथ आप बैठें, सबको मुतफिक करें एक चीज पे, अपना उनको ओपिनियन दें, उनका ओपिनियन सुने, फिर एक मिलजुल के चीज करें। आप जो है चीजें जब बाईपास करेंगे, जब आप चीजों को जो है वो खुद साख्ता करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली उन पर कंसेंसस नहीं होगा। ठीक है, सलमान रहमान साहब आप क्या ऐड करेंगे इस मामले के ऊपर? देखिए, मैं थोड़ी सी डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो भी कानून या पॉलिसी है वो किसी टॉम, डिक या हैरी के लिए नहीं बननी चाहिए। ये एक अच्छी पॉलिसी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट टू वोट का हक देना चाहिए, जिसके लिए खान साहब ने अपने मंशूर के अंदर ये वाजे किया हुआ था कि जी हम जब आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन में वोट डालने का कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए। ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इलेक्शन में पाकिस्तान में वोट डाल सकें ताकि राइट लोगों को सिलेक्ट कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये इस कानून में कोई बुराई नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकें, लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ड्यूल नेशनल हैं लेकिन जिनकी पैदाइश कम से कम पाकिस्तान की होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम स्टे पीरियड इन पाकिस्तान की प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट हो जिस पे ये ना हो कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो है वो फ़्लाइट लेके आएँ, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीतें, असम्बली में रहें, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो उस दिन वापस चले आएँ। तो ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, रोज़गार के सिलसिले में बाहर गए हैं या फैमिली इश्यूज़ की वजह से बाहर हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए और इस पर नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए। अगेन कंसेंसस के साथ पॉलिसी आनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई भी जमात मुखालफत करेगी, लेकिन पॉलिसी में वाज़े होना चाहिए कि ये किसी मखसूस तबके को लाने के लिए कर रहे हैं या एक ओवरऑल पाकिस्तानीज़ के फलाह बहबूद के लिए काम पॉलिसी आ रही है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत बड़ी तादाद है जिनका मईशत में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा किरदार है। तो उनको बिल्कुल वोट, सबसे पहले वोट की सहूलत देनी चाहिए कि राइट टू वोट होना चाहिए उनका। उसके बाद जो है इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन विद बेसिक क्राइटेरिया। बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए आप ये कह रहे हैं। और इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जिस तरह डॉक्टर गुलाम कह रहे हैं कि कंसेंसस जो है इस पर अभी तक सबका नहीं है और ये बाईपास करने वाला जो है सिनेरियो होगा? देखिए, इस पर कंसेंसस डेवलप करने का जो राइट फोरम है वो असेंबली है। असेंबली और सेनेट में इस पर बहस करानी चाहिए, इसको एजेंडे में शामिल करना चाहिए। उसके ऊपर जो है आप ये वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें, फिर इसके ऊपर बिल लेके आइए और उसके बाद इसको कानून का हिस्सा बनाइए। मेरा नहीं ख्याल कि आप जब इसको असेंबली में टेबल करेंगे तो कोई भी जमात इसकी मुखालफत करेगी, क्योंकि तमाम जमातें चाहती हैं। हाँ जी, मौजूद हैं। खुद नवाज शरीफ साहब के जो दोनों बेटे हैं वो फॉरेन नेशनल हैं, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि कोई इसकी मुखालफत करेंगे। बराए मुखालफत के लिए तो ये सारों ने अपनी पॉलिसी के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट टू वोट देने का और इलेक्शन लड़ने का रखा था। लेकिन बेहतर ये है कि खान साहब इस चीज़ को असम्बली के फ्लोर के ऊपर टेबल करें, वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करें और ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जहाँ पे डिनाई करना पॉसिबल ना रहे अपोजिशन के लिए, उस पर पॉलिटिक्स करना पॉसिबल ना रहे। लेकिन अगर पॉलिसी जिस तरह अभी ये कैबिनेट के इजलास में ऐलान कर दिया गया तो इससे कंट्रोवर्सी डेवलप होगी और इससे लोगों में खदशात पैदा होंगे कि ये पॉलिसी किसी XYZ को फैसिलिटेट करने के लिए लाई जा रही है। लिहाजा इस पे बेहतर तरीका यही है कि इस पे असेंबली के फोरम के ऊपर इस पे बहस कराई जाए। ठीक है शाहिद खान साहब, इस पे कंसेंसस का गिला एक बार फिर जो है अपोजिशन जमात की तरफ से अभी प्रोग्राम में आया है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, खैर ऐसा तो नहीं है। इनके तो असल के हर चीज़ को मनफी अंदाज से सोचना, मनफी अंदाज से उसका जो है ना ग्रेड करना, ये इनका पुराना वतीरा रहा है। जिस मैं पहले आपको अर्ज़ किया कि ये जब से हमारी हुकूमत बनी है ना, तो इनका जो है ना हमेशा जो अच्छे काम भी है ना उनको ये मनफी अंदाज से उसको देखते हैं और उसको नहीं करते। दोहरी शरीयत का अगर मसला पाकिस्तान में हल हो जाता है, पाकिस्तान में एक आदमी पैदा हुआ है, अगर हुकूमत करना चाहती है, चलो असेंबली में मिला या कमेटी में चला जाए। अगर आपने हिमायत, अच्छी चीज़ है ना, अच्छा काम है, जिस तरह
सलमान साहब ने अच्छा काम है तो आप हिमायत करें, ना नुकते निकाले ऐसे कामों में, बड़े ऐसे काम। और जिस तरीके से पहले भी ये हमारा वादा था कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी जो है ना वोट का हक देंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद उसकी भी बारी होगी। मिलना चाहिए हक, ताकि वो अपना इस्तेमाल कर सके हक जो उसका होता है सोच, और उसके मुताबिक पाकिस्तान का जितना पाकिस्तान के अंदर रहने वालों का पाकिस्तान के ऊपर हक है, उतना हक उनका भी है जो बैरून मुल्क अपनी रोज़गार के पीछे गए हुए, और उनके बाल बच्चे और ज़मीनें सब कुछ उनके घर आबा व अजदाद यहीं पे हैं, तो बिल्कुल उनको हक मिलना चाहिए और पाकिस्तान के फैसलों में उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि फैसलों में शामिल होना चाहिए ओवरसीज़ को, साथ ही साथ इस जो दोहरी शरीयत का मामला है इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि अगर कोई होता है किसी को कोई इस पर अगेंस्ट बात करता है तो वो इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन दूसरी जानिब आपको क्या लगता है कि क्या कोई अगेंस्ट होगा? जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं कि कोई अगेंस्ट नहीं होगा पर्टिकुलर। नहीं, ये बिल्कुल अगेंस्ट होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि पोजीशन जिस दिन मुतबित सोचेगी ना, नहीं तो ये तो उनके तो खुद लोग भरे हुए हैं इनके लोग, इनको सारे ये इन्होंने कहा ना जी हमारे पार्टी में नहीं है, मैं पीपल पार्टी के गनवाता हूँ। जरदारी साहब के खुद माशाल्लाह बहुत उनकी इज्जत वाली नौकरी है बाहर, ठीक है, उनका भी एक कामा निकल आया था, दूरी शरीयत भी है, इस तरह बिलावल साहब की भी है, इनकी पार्टी पूरी भरी हुई है जो वो है शामिल है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ को जी इनके बंदे, इन्होंने हफीज़ शेख का नाम लिया। हफीज़ शेख कौन सी पार्टी में था पहले? ठीक है, पार्टियाँ बदलती, अपनी अपनी नज़रिए की बात है। आए हमारी पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की नज़रिया उनको अच्छा लगा, उसको फॉलो किया, उस पर काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले तो आपकी एक मिनट, इससे पहले तो आपकी पार्टी में थे ना, आप उनको ना देखें। हम कहते हैं, हम सिर्फ ये नहीं है कि भाई तहरीक इंसाफ अपने लिए दोहरी शरीयत का मामला हल कर रही है, तमाम पार्टियों के लोग हैं, तमाम पार्टियों के अलावा भी बिजनेसमैन भी हैं जो कि दोहरी शरीयत रखते हैं, उनको हक हासिल है कि पाकिस्तान के फैसलों में बराबर वो अपना हिस्सा डाले, हक डाले। पाकिस्तान आज मसला क्या, आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पे इन्हीं की वजह से, पीपल पार्टी की वजह से। ये कहता है जी यू टर्न, वो भाईजान यू टर्न नहीं, करप्शन। जब ये पीपल पार्टी करप्शन पे बात करती है तो मुझे हंसी इसलिए आती है, मेरी हंसी छूट जाती है। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है आपकी हंसी क्यों छूट जाती है जब ये करप्शन? मैंने बोला बस क़यामत नज़दीक है जब पीपल पार्टी भी करप्शन पे बात करती है। इन्होंने तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में पीपल पार्टी का, PMLN का, इनका भरपूर किरदार रहा है। डैमें क्यों नहीं बनी? डैमें इसलिए नहीं बनी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 डैम पे भी ये जो काला बाग ठीक है मसला था, एक मुतनाज़िया मसला था, ठीक है साइड पे रख दो, बाकी तो बनाते ना। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में 70 साल बाद अगर 6 डैमों पे अभी काम शुरू हो चुका है, इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इंशाल्लाह इन 6 डैमों के बाद 4 डैम मजीद भी हम शुरू करवाएंगे और पाकिस्तान में डैम बनवाएंगे। इंडिया जैसा गलीज़ मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ वो हर वक्त मेली आंख से देखता है, इंशाल्लाह पाक आर्मी वो उसका भरपूर जवाब दे भी रही है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन हर वो काम करेंगे जिनसे दुश्मन को तकलीफ होगी। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब दुश्मन को तकलीफ होती है तो हमारे अंदर कोई ऐसे लोग, किरदार वाले लोग मौजूद हैं जो दुश्मन की सोच के साथ सोच रखते हैं। ठीक है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस। ठीक है सलमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे यहाँ पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक कह रहे हैं शाहिद साहब कि जी डैम्स के ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए, डैम्स बन रहे हैं, मज़ीद डैम भी बनने चाहिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये है कि जब अगर आप फ्यूचरिस्टिक इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी जब तक नहीं बनाएंगे तो आने वाली हुकूमतें जैसे ये कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने काम नहीं किया, इसी तरह आने वाली हुकूमत ये कहेगी कि PTI ने काम नहीं किया। अगर आज आप एक नेशनल पॉलिसी अगले 20-30 साल के लिए डिफ़ाइन कर देंगे वाटर के ऊपर, तो वो उसके ऊपर तमाम जमातों से, जैसे मिसाक जमहूरियत एक फॉर एग्जांपल एक मिसाक था जिसको आज तक सब ओन करते हैं, तो तमाम जमातें बैठ के इसके ऊपर अगर नेशनल वाटर पॉलिसी के ऊपर एग्री कर लेती हैं तो ये आने वाली हुकूमतें भी उसकी कंटिन्यूटी में हिस्सा डालें। ठीक है, बेहतर तरीका तो ये है। ठीक है, मूविंग ऑन टूवर्ड्स पुलिस रिफॉर्म्स की बात हर सूबे ने कभी ना कभी ज़रूर की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब की पुलिस के हवाले से कहा कि निचली सतह के ऊपर जो है लाहौर पुलिस वो कब्ज़ों में जो है इन्वॉल्व्ड है। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर तमाम हुकूमतें जो हैं पिछले 12 साल से बात तो कर रही हैं, लेकिन ये हुकूमतों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूट नहीं कर रहा कि पुलिस के अंदर रियल रिफॉर्म्स लाए जाएं। अगर रियल रिफॉर्म लाने की नीयत सही हो तो पुलिस ऑर्डर 2002 जो है वो एक बेहतरीन फार्मूला है पुलिस के अंदर रियल प्रॉपर रिफॉर्म्स लाने का। उसके अंदर तमाम वो क्लॉजेस, तमाम माहिरीन के मुशावरत से वो एक पुलिस ऑर्डर तैयार हुआ था और आपने देखा कि 2002 से लेकर 2008 तक वो पुलिस ऑर्डर
यहाँ पे नाफिज रहा, और उस दौरान में आप देखिए तो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जो पुलिसिंग का निज़ाम था, उसमें बहुत बेहतरी आई। बाद में खान साहब की हुकूमत जब केपीके के अंदर आई तो उन्होंने केपीके के अंदर जो रिफॉर्म्स थे जो रिवर्स कर दिए थे पीपल्स पार्टी ने, जो पिछली रिफॉर्म्स थे उनको रिवर्स करके वापस पुराना निज़ाम लेके आ गए थे। तो खान साहब ने केपीके के अंदर अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए। लेकिन जब अभी पीटीआई नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट में आई है तो पिछले 2 साल से हमने पुलिस में कोई रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी पॉलिसी अभी तक देखी नहीं है, सिवाय इसके कि आईजीज तब्दील हो रहे हैं, सिवाय इसके कि सीसीपीओज तब्दील हो रहे हैं, डीपीओज तब्दील हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर अभी तक बात नहीं हुई। अकरम दुरानी साहब आए थे आपके जो केपीके में जो आईजी साहब थे, वो आए थे आपके यहाँ पे पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए, लेकिन वो नामालूम वजूहात की बिना पे इस्तीफ़ा देके चले गए। उसके बाद से अभी तक पुलिस के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर अभी तक कोई काम नजर नहीं आ रहा। हो सकता है बैकग्राउंड में हो रहा हो, ऐसा पॉसिबल है कि खान साहब की हुकूमत इसके ऊपर बैकग्राउंड में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन जरूरी है कि इसके ऊपर आवाम को अपडेट भी किया जाए। ठीक है, पीपल्स पार्टी से इस पर स्टांस जानते हैं। डॉक्टर गुलाम साहब, आप क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी लाहौर पुलिस के हवाले से कब्जा गिरोहों के साथ मुलविस होने की बात की है। क्या आपको नहीं लगता कि हर सूबे में पुलिस पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? बात तो हम सुनते आए हैं, लेकिन रिफॉर्म्स की एक एक्चुअल पोजीशन हमने नहीं देखी है कि वाकई एग्जीक्यूशन हो। भाई ने कहा कि उसकी बातें तो ऑब्वियसली हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो पुलिस शायद गवर्नमेंट भी करना चाहती हैं, लेकिन एक तो जो ब्यूरोक्रेसी और दूसरा जो पुलिस के अंदर की काली भेड़ें हैं वो इतना नहीं माफिया कि स्ट्रांग है। और आप देखें ना, जैसे लाहौर का आपने वाकया देखा कि आईजी जो वो तब्दील हो जाता है सीसीओपी की वजह से। सीसीपीओ इतना जो पावरफुल होता है, और दूसरे दिन आप देखते हैं कि सीसीपीओ ऐसे बयानात जो है वो देता है जिसपे सारी कौम जो है वो अफसरदा हो जाती है, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर उस बयान की जो हिमायत में आ जाते हैं, और फिर जो है वो इनके मिनिस्टर जो है वो बयान की हिमायत में आ जाते हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल बैकिंग और ये चीजें पुलिस में बंद नहीं होंगी और फेयर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं होंगी पुलिस में, तब तक जो है पुलिस का कुछ जो है सही नहीं हो सकता। अब देखें इनके जो है वो लेकिन ये तो डॉक्टर गुलाम, यू आर पर्टिकुलरली हाइलाइटिंग वन प्रोविंस ओनली एट द मोमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट होल पाकिस्तान। आपको नहीं लगता कि हर सूबे में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ऐसे रिफॉर्म्स जो कि कैटेगोरिकली हमें दिखे कि हाँ ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं? मैडम देख, असल में जो पाकिस्तान का आईन है, जो आईजी है वो फेडरल की तरफ से जो है वो अपॉइंट होता है, और जब यहाँ पे जो है वो कोई चीज अच्छी होने लगती है तो फिर जो है वो या आईजी तब्दील हो जाते हैं, या फिर जो है वो आईजी के थ्रू जो है वो ऐसी कोई चीज की जाती है कि जिससे फिर सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ये आईजी के थ्रू कुछ हो जाता है, ये एग्जैक्टली किधर एड्रेस कर रहे हैं आप? ये अब आप सिंध में देखें ना, जब सिंध का सीएम आईजी को चेंज करना चाहता है तो कयामत बर्पा हो जाती है। लेकिन वही 7 वाले हमारे सूबे में जो है 7 आईजी चेंज हो जाते हैं। क्या जवाब देंगे पीपल्स पार्टी? डॉक्टर साहब बहुत सादे हैं मेरे ख्याल में। देखिए, इन्होंने जो भर्तियाँ की है ना, ये सरासर मेन जड़ की बात कर रहे हैं। आईजी तो बड़े बड़े वो तो होते हैं अपने मतलब के लिए, पहले भी आप पिछली हुकूमतों में भी इस तरह होता था ना। जैसा आईडी ख्वाजा साहब है, ईमानदार सी नौकरी है, इधर सबको मिली ऐसी, सबको पता है, लेकिन उससे पहले यही होता था। अभी भी नौकरी, अभी जो पुलिस में भी जो भर्ती आई है, बंदरबान चल रहा है यहाँ पे। मैं सिर्फ इतना आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो अपने रिश्तेदार सियासिया भर्ती करके जो पुलिस के यहाँ पे जो इनके इदारे हैं, पीपल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने इसलिए इनको तबाह किया क्योंकि इन्होंने सियासी भर्तियाँ की, उसमें इन्होंने उसको तरजीह दी। पुलिस का महकमा, चाहे वाटर बोर्ड का महकमा, इनमें शफाफियत की ज़रूरत है, ईमानदारी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ईमानदारी से कोई भर्तियाँ नहीं हुई, इसलिए ये हमारा ये हाल है। और ये वाक़यात जो होते हैं ना, लाहौर का भी मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बता रहा हूँ, जो ये है एमएलएन ने भर्तियां की या इन्होंने भर्तियां की, आप जाएं, केपीके के पुलिस भी है तो है ना। ठीक है, दुनिया तारीफ। ठीक है डॉक्टर गुलाम, वन लाइनर दे दीजिए, फिर मैं आपकी जानिब आऊंगी, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर? हमने देखा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर लंदन में रहने की तजवीज़ कर दी, रिपोर्ट जो है अदालत में जमा हो गई, क्या है इस पर वन लाइनर दे दें? यही है कि अब मियाँ साहब को जो थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए और जो है वो थोड़ी सी जो है ना उनको ब्रेवनेस दिखानी चाहिए। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जरदारी फेस कर रहे हैं, दूसरे लोग सारे केसेस को फेस कर रहे हैं, और वो भी अब जो है ना वो एग्जाइल छोड़ें और आए,
जो है वो पाकिस्तान फेस करें। क्या होता है कोर्ट में फिर जेल जाने से या कुछ, जो ये तो जो है वो आपको सियासी आदमी का जो है ना, ये तो एक जो है वो मेडल होता है कि जेल जाना, तो उनको अब थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए और ये बुजदली छोड़ के और पाकिस्तान आ जाना चाहिए। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब क्योंकि यहाँ पे 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर तो यही है कि वो जो है पाकिस्तान में आएँ, अपने मुकदमात को फेस करें, सही या गलत जिस तरह के भी मुकदमात हैं उनको बेहतर तो ये है कि वज़ीर आज़म क्योंकि वो यहाँ के रहे हैं, उन्होंने ही यहाँ पे सिस्टम डेवलप किया है, जो भी सिस्टम आज यहाँ पर है, तो उस सिस्टम के तहत वो अपने आप को भी उस प्रोसेस से गुजारें। आज वक्त है उनको ये साबित करने का कि वो जब वज़ीर आज़म नहीं होते, जब भी पाकिस्तान में मौजूद हो और चीज़ों को फेस हो, या पेपर मिल हो चाहे रमजान शुगर मिल हो, ये तमाम पर्दे जुर्म उस पर आयद हो चुकी है। डर के मारे इसलिए नहीं आते, उनको पता है कि अभी ईमानदारी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और डॉक्टर गुलाम, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से